देखिए, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 2023 का चुनाव मतदान की उसकी तिथि 31 मार्च 2023 है। मतदान के पूर्व सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अपने सभी मतदाताओं एवं समर्थकों शुभेच्छुओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में का जो चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक तो मतदाता बनाने का काम, दूसरा मतदान का काम। मतदाता बनाने का काम भी इसका बड़ा कठिन और दुरूह है। इसी के कारण और सबसे बड़ी पूर्व के अब तक गलती इसमें यह हुई कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ, इसमें लोकतंत्र नहीं आया। इसमें बाहर का मतदाता और बाहर का प्रतिनिधि होता था 36 साल। इसीलिए सारण और चंपारण की समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं हो पाया। और तब सारण के बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई और लोक मंच बनाया गया, जिसका उम्मीदवार मुझे छपरा के लोगों ने बनाया। बहुत कम मतों से मैं 11 में पराजित हुआ। 2017 में पुनः महागठबंधन था और उसका उम्मीदवार हमको बनाया गया और हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से जो स्नातक पास लोग थे और केवल सारण और चंपारण के थे, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया, जगाया, जागरूकता अभियान चलाया। हम लोगों ने कम से कम 200 बैठकें 17 में की थी। इस बार भी हम लोगों ने 70 प्रखंडों में इसकी बैठक की। इसके बाद 17 में 90,000 और इस बार 1,10,000 मतदाता बने हैं। यह लोकतंत्र की एक विजय है और सारण और चंपारण के मतदाताओं का सम्मान है। और जो अवैध मतदान के आधार पर जो प्रतिनिधि चुने जाते थे, उस पर एक तरह से अब अंतिम लगाम लग गई। अब कोई बाहर का आदमी यहाँ न मतदाता बन सकता है और न इस चुनाव में जीतने की कोई आशा रखे। ये जो 17 में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैंने बिहार विधान परिषद के मंच का पूरा उपयोग किया। शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं थीं, स्थानांतरण की समस्या, वेतन विसंगति की समस्या, उनके पुरानी पेंशन योजना की समस्या, उन्हें सरकारी दर्जा देने की समस्या, उनकी श्रेणीबद्धता समाप्त करने की समस्या, इन तमाम प्रश्नों को मैंने बिहार विधान परिषद के मंच में पूरी तत्परता के साथ रखा। और इसका प्रमाण यह है कि अब इस डिजिटल युग में सारी विधान परिषद की कार्यवाही डिजिटल में है, कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। उसके अलावा जो सार्वजनिक समस्याएं थी, उस पर भी मैंने जब मुझको अवसर मिला और जैसी परिस्थिति रही, मैंने काम किया। सारण जिले में सारण ही एक ऐसा प्रमंडल है जहां सारण प्रमंडल में बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक प्रमंडल में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सारण प्रमंडल ही ऐसा प्रमंडल है जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज खुला और एक सिवान को मिला, जो मैरवा में जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। वह 550 करोड़ की योजना है। आज़ादी के बाद इतना बड़े बजट का की कोई योजना नहीं आई थी। ये काम हुआ और इसमें मेरी बड़ी भूमिका रही। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री के पास रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक भी हमारे साथ गए थे। उसके अलावा कुछ तितिरा जो यहाँ के प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव हैं, हमारे भाई जयप्रकाश जी, इन्हीं के गांव के एक अधिकारी थे, उनकी भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बड़ी मदद की साइट सिलेक्शन कमेटी के चयन में। इसके अलावा प्रत्येक प्रमंडल में एक कला और प्रेक्षागृह बनना था। सारण में वह नहीं बना, 16 में बनना था। मैंने बिहार विधान परिषद में प्रश्न किया और 8 करोड़ की जो योजना थी भवन निर्माण विभाग द्वारा, उसे 14 करोड़ कराकर कोरोना काल में पूरे बिहार में एक नई जो योजना स्वीकृत हुई, वो
सारण प्रमंडल की कला और प्रेक्षागृह की योजना स्वीकृत हुई और वो आज बन के तैयार है। पटना के कालिदास रंगालय से भी थोड़ा बेहतर वो बना है। मैं बार बार उसमें निरीक्षण करता रहा और ऊपर के अधिकारियों से जांच कराता रहा, जिससे वो बिल्कुल उसकी जो बुनियादी जो ढांचा है वो बहुत मजबूत, बहुत प्रमाणिक और एक्यूरेसी के साथ बना है। ये दो मैं इन चीज़ों को अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इसके साथ पूरे बिहार में जो हरिजन विद्यालय लिखा हुआ था आज़ादी के बाद, हरिजन शब्द गैर संवैधानिक है। मैंने प्रश्न किया और हरिजन शब्द हटा के अनुसूचित जाति करने का कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा आप सिवान की जहाँ तक बात करेंगे तो डीएवी कॉलेज में, विद्या भवन में और इस्लामिया कॉलेज में जितने भी कॉलेज हैं और इसके अलावा 1 दर्जन विद्यालयों में इसके बुनियादी ढांचा को ठीक करने का मैंने काम किया है। वो विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर देखा जा सकता है। इस तरह का कोई कार्य 36 वर्षों में इतने प्रामाणिकता के साथ किसी ने नहीं किया। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सारण और चंपारण की में बोली जाने वाली जो भोजपुरी है भाषा, उसकी भोजपुरी भाषा के संरक्षण, पढ़ाई लिखाई, शोध कार्य के लिए एक भी ऐसा सत्र नहीं है जिसमें मैंने प्रश्न नहीं रखा। आज इसुआपुर का एक लड़का, पवन शाह नाम का लड़का, भोजपुरी में लेक्चरर नियुक्त हुआ, जिससे भोजपुरी की पढ़ाई लिखाई का वातावरण बना है। यह बात आपको लगेगा कि मैंने अपने ढंग और तरीके से की, ऐसी बात नहीं है। देश के बड़े समाजवादी वामपंथी नेता महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसी गोपालगंज की धरती पर 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 3-4 दिन बीता था, रूस से प्रोफेसर के रूप में वो आए थे। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी प्रदेश के लोगों, तुम्हें भोजपुरी प्रदेश बनाना होगा, भोजपुरी की सुरक्षा करनी होगी, भोजपुरी का व्याकरण लिखना होगा, भोजपुरी प्रदेश की जो मिट्टी है, जो यहाँ के जितने भी अन्न का उत्पादन होता है, ये नदी के किनारे बसा हुआ जो सारण और चंपारण है, नदियों का जो जिला है, इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक अध्ययन होना चाहिए और एक बड़ा केंद्र बनना चाहिए भोजपुरी का। ये उन्होंने सपना देखा था और उसी समय उन्होंने कहा था कि भिखारी ठाकुर तुम्हारा अनगढ़ हीरा है। बाद में उसे राजेंद्र कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनोरंजन ने कहा कि यह हमारा शेक्सपियर है। इन तमाम दोनों विद्वानों की जो इच्छाएं थी भोजपुरी प्रदेश के संबंध में, उसमें पहला काम जो भिखारी ठाकुर रचनावली का प्रकाशन है, वो मैंने स्वयं अपने संपादकत्व में मैंने उसे किया। ये बड़ा काम है। बिहार सरकार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। देश की सीमा को तोड़कर हमारे जितने किसान मजदूर बाहर गए थे, सूरीनामा गए थे, मॉरिशस गए थे, वहाँ वो पुस्तक बड़ी लोकप्रियता के साथ पढ़ी, लिखी और देखी जाती है। उस पर शोध कार्य हो रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, जो एकमात्र देश की संस्था है, उसके पाठ्यक्रम में वो पुस्तक है। इस प्रकार भोजपुरी की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए और उसकी गरिमा के लिए जो सारण और चंपारण की भाषा है, मैंने बड़ी भूमिका अदा की। इस तरह का कोई काम 36 वर्षों में नहीं हुआ और न हो सकता था। आप देश की पत्र पत्रिकाओं को, देश के लेखकों के बीच, विश्वविद्यालयों के बीच कहीं भी कोई चिन्ह नहीं मिलेगा कि 36 साल प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी कभी पढ़ाई लिखाई से उनका कोई रिश्ता रहा है। मैं आपको बताऊं, विश्व भारती शांति निकेतन से लेकर और मैसूर तक के विश्वविद्यालय में आप चले जाएंगे, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। 70% ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां मैंने विभिन्न धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और दलित विमर्श, स्त्री विमर्श पर मैंने व्याख्यान न दिया हो। देश ही नहीं, देश के बाहर भी मैंने व्याख्यान दिया। मैंने पढ़ाया, पढ़ाने लिखाने का काम किया, शोध कार्य किया। इस तरह का कोई एकेडमिक कार्य 36 वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए मैं सारण और चंपारण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति, जहां साझी संस्कृति बर्बाद हो रही है, संविधान बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है, स्वतंत्र
चिंतन की प्रक्रिया बंद हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस पर शोध कार्य हो रहा है। वहाँ कहा जा रहा है कि भारतवर्ष अपनी करुणा के कारण, अपनी सहिष्णुता के कारण जाना जाता है। उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के विश्वविद्यालय बोल रहे हैं, दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं। बर्बर राव जैसा बड़ा वामपंथी कवि आज जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया है। ऐसे जो भी बोलने वाले लोग हैं, दुनिया को जो सुंदर और खूबसूरत बनाने वाले लोग हैं, गैर बराबरी को दूर करने वाले लोग हैं, वैसे वामपंथी लेखकों को, स्वतंत्र चिंतकों को, दार्शनिकों को, कवियों को पर प्रहार किया जा रहा है। देश की स्थिति बड़ी भयावह है। ऐसी परिस्थिति में जब शैक्षणिक और अकादमिक वातावरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, देश का आर्थिक ढांचा बर्बाद हो रहा है, समुद्र तट बेचे जा रहे हैं, रेलवे की संपत्ति बेची जा रही है, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपको सोचना और समझना होगा। और महागठबंधन का मैं उम्मीदवार हूं और इसमें लाल रंग भी चढ़ा हुआ है। इसके पूर्व 17 में जब मैं उम्मीदवार था महागठबंधन का, तो उस समय वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त नहीं था। आज देश की परिस्थिति को देखते हुए, देश की गरिमा को देखते हुए, देश की आर्थिक ढांचे को देखते हुए, गरीब मजदूर और किसानों को ध्यानस्थ रखते हुए वामपंथी दलों ने भी महागठबंधन को समर्थन दिया है। ऐसी परिस्थितियों में 31 मार्च को जो मतदान होने जा रहा है, उसमें मैं सारण और चंपारण की जनता से, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि देश की रक्षा के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के नाम के सामने आप खड़ी पाई खींचकर प्रथम वरीयता का मत देकर मुझे विजयी बनावें। और यह देश हित में है, राज्य हित में है, शिक्षक हित में है, किसान के हित में है, मजदूर के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ तमाम महागठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। हमारे बगल में देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके अध्यक्ष विद्यशेखर पांडे जी बैठे हुए हैं। हमारे बगल में श्री चंद्रकेत सिंह बैठे हुए हैं, जो हमारे जदयू के प्रदेश जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। उसके बगल में पूर्व विधायक और इस राज्य के ख्यात वामपंथी नेता, माले के नेता भाई अमर जी बैठे हुए हैं। उनके बगल में सीपीआई के तारकेश्वर जी बैठे हुए हैं। जिला सचिव हंसनाथ राम बैठे हुए हैं। उनके बगल में भाई कैसर जी बैठे हुए हैं। उनके बगल में डीएवी कॉलेज के और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अभिषद के सदस्य भाई बसंत जी बैठे हुए हैं। बसंत जी और यहाँ महमूद साहब और हारून साहब की टीम बैठी हुई है। हम ही लोगों ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन बनाया था और 250 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने के काम में हम तमाम लोगों की बड़ी भूमिका थी। इसके साथ यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई ठाकुर जी, भाई जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ विभिन्न शिक्षक संगठनों का हम लोगों को समर्थन प्राप्त है। जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं, वे चाहे विश्व भारती शांति निकेतन के रामेश्वर मिश्र हों, हरिश्चंद्र मिश्र हों, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के देवेंद्र चौबे हों, रीमा के दिनेश कुशवाहा, ये बड़ा वामपंथी कवि है जिसका समर्थन हम लोगों को प्राप्त है, महागठबंधन को। और ये तमाम लोगों ने अपील किया, जीरादेई के प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल हैं। ये तमाम जो देश राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि, लेखक और चिंतक हैं, उनका समर्थन मुझे प्राप्त है। कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी देश का नहीं है जो हमारे विपक्षी उम्मीदवार के साथ खड़ा हो। इन परिस्थितियों में AI फट्टो, जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंगठन है, उसके सारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं। बूटा और बुस्टा, फुटाब और फुस्टाप, ये जो बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक संगठन हैं, उनका भी समर्थन हमें प्राप्त है। सर, आपने कहा कि 36 साल बनाम 6 साल की लड़ाई आपने लड़ा, लेकिन अभी भी सर कई शिक्षकों से बातचीत होती है तो जो उनको उनका हक मिलना चाहिए सर, अभी तक नहीं मिल पाया। ये कब तक मिलेगा? 36 साल, 6 साल, 42 साल हो गया सर।
देखिए, निर्माण की प्रक्रिया एक दिन में कोई थोड़े होती है। मैं जो काम वित्तरहित शिक्षा नीति थी उस पर हमारी सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, इसने उस पर काम किया और उसे वित्त सहित किया, अनुदान देने का काम किया। अभी हम लोगों ने आग्रह किया है, मैंने अभी विधान परिषद में प्रश्न किया है, उस पर समिति बनी हुई है और घाटा अनुदानित कॉलेज करने की बात चल रही है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो हमारी छात्राएं जो BA पास कर रही हैं, इंटर पास कर रही हैं, उन्हें 50,000 60,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये बेरोज़गार लोगों के लिए भी ये प्रक्रिया आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके अलावा पहली बार किसी सरकार ने जो हमारे जितने अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, मदरसा है, उसमें जितनी सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह का वेतन दिया गया है, इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। आप इसकी जांच परख कर सकते हैं। लेकिन सर, सरकार आपकी है और जब सर ये आप बात उठा रहे हैं तो JP यूनिवर्सिटी के क्या कुछ हाल है, ये सब कुछ आपके सामने है। बिल्कुल चार बिल्कुल साल बिल्कुल। जो बच्चे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, इस पर आप हमारा डिजिटल इंडिया का डिजिटल जो हमारा स्टेटमेंट है बिहार विधान परिषद में, उसे आप पढ़ सकते हैं। पीछे की बात छोड़ दीजिए, अभी 14 सितंबर को जो सीनेट हुई है उसमें मैंने इतना, यहाँ महमूद भाई भी उसमें थे, गवाह हैं, इतना कड़ा मैंने प्रहार किया कि भ्रष्ट और निकम्मे रजिस्ट्रार को तुरंत दूसरे दिन महामहिम को हटाना पड़ा। और कमेटी बनी है बिहार विधान परिषद में, मेरे ही सत्र नियमित करने के प्रश्न पर जो मैंने प्रश्न किया, उस पर एक बड़ी कमेटी बनी हुई है। पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलने जा रही है। और अगर आप कहेंगे कि सब चीज़ें बर्बाद हुई हैं, उसमें केंद्र की सरकार की सारी बातें हैं। अब मैं महामहिम के खिलाफ बोलना, पूर्व के जो महामहिम थे उनके खिलाफ बोलना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप सारी बातों को जानते हैं। बिहार का ईंट ईंट और जर्रा जर्रा जानता है कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में 75% महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय का योगदान है। हम लोगों ने उस पर प्रहार किया, परंतु उनको हटाने का, रखने का बिहार सरकार का कोई उसमें अधिकार नहीं है। इसलिए चीज़ें बिगड़ी हैं। अभी जो महामहिम आए हैं, सह राज्यपाल, इनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। पहली बार सीनेट में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने सारी बातों को स्वीकार किया है। हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ इन बातों को रखा है और उस पर काम होने जा रहा है। वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के सर क्या कुछ होगा कि ऐसा ही चलता रहेगा? उसको मैंने बताया ना, एक कमेटी बनी है घाटा अनुदान में प्रयोग। देखिए, सरकारीकरण की पहले की प्रक्रिया होती है डेफिसिट ग्रांट, घाटा अनुदान, उस पर काम हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अपील की है, माननीय तेजस्वी जी से भी अपील किया है, और कांग्रेस के लोग भी उसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस की जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन योजना दी जा चुकी है, छत्तीसगढ़ में मिल चुकी है, यहाँ भी देने की सारी योजना है, जो झारखंड में मिल चुका है। और जितने भी प्रगतिशील सरकारें हैं वे शिक्षकों को सम्मान देती हैं। और ये काम अब होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। महागठबंधन की सरकार 24 में, और अगर आपने बना दिया, पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। अगर आपने नहीं बनाया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और अदानी, बिरला और टाटा के हाथ में शिक्षा को दे दिया जाएगा। गरीब का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, किसान मजदूर नहीं पढ़ पाएगा। अगर 24 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी और राजा का लड़का या कलेक्टर का लड़का, आज का जो कलेक्टर है उसका लड़का और उसके कर्मचारी का लड़का एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। ऐसी योजना है हम लोग की। तो इस बार सर क्या लग रहा है, 31 मार्च को जो चुनाव होने जा रहा है, लड़ाई किस तरह की आप मान रहे हैं? क्योंकि सीधे आमने सामने की लड़ाई, फिर से वही पुराना सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या देख रहा है? कुछ नहीं, हम 80% मतदाता मैंने बनाया है। आप इसकी कहीं से जांच परख कर सकते हैं। मतदाता बनाने में ही हम लोगों के विरोधी लोग अब 100% असफल हो गए हैं। उन लोगों ने एजेंसी को लगाया था। बिहार, सारण और चंपारण की जनता ने, मतदाताओं ने एजेंसी को अपना कोई आधिकारिक कागज देने से इनकार कर दिया। हमारे मतदाता जिस दिन बूथ पर चले जाएंगे 11 बजे परिणाम निकल जाएगा जो हम लोगों के पक्ष में होगा।